सवाल लें इससे पहले एक मामला है जीएसटी का। दरअसल जीएसटी को लेकर बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती थी जो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे। बहुत लोग कहते हैं कि हैरेसमेंट हो रहा है, बहुत उलझने हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, हर कोई अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अभी सरकार ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की है, वो कितनी राहत देने वाली है? बिल्कुल लक्ष्मण, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह का कोई गाइडलाइंस या कुछ लाई जाएं, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे थे जब भी कोई रजिस्ट्रेशन जीएसटी की लेने जाता था और किसी को भी कोई बिजनेस करना है, उसका टर्नओवर ठीक ठाक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और उस केस में टैक्स पेयर्स के साथ बहुत हैरेसमेंट होती थी क्योंकि उनको जीएसटी नंबर मिलता नहीं था। और ऐसे केसेस में जहाँ जीएसटी नंबर लेने के लिए उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक लगाए हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से एक ऐसी क्वेरी आ जाती थी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जिसका जवाब उनके पास होता नहीं था, जिसका कोई बेस नहीं होता था, कोई सेंस नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी, ऐसे ट्विटर पे बहुत लोग ट्वीट कर रहे थे, बहुत परेशान थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने देखा जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और उसमें हमारा अपना प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी में हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट बार बार रेंट अग्रीमेंट मांग रहा है, तो अब हम क्या करें, क्या अपनी प्रॉपर्टी बेच दें रेंट अग्रीमेंट बनवाने के लिए? क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसे सवाल आते थे, ऐसे सवाल आते थे जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं बनती उस चीज़ की, वो डॉक्यूमेंट बनता ही नहीं है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए। और इस चक्कर में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने में बहुत समय लग जाता था और बहुत हैरेसमेंट हो रही थी। तो अच्छी बात यह है कि सरकार तक ये बात पहुंची और सरकार ने गाइडलाइंस इशू की हैं। ये गाइडलाइंस जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए इशू की गई हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल टैक्स पेयर्स के लिए भी है, क्योंकि टैक्स पेयर्स को पता रहेगा कि अब उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जैसे कि जब आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें अगर आपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स डाल दी, आधार पैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या डिटेल देनी है, अपनी प्रॉपर्टी के केस में क्या डिटेल देनी है, वो सारी इस गाइडलाइन में लिखी गई है। साथ ही रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने का टाइम उसमें स्पेसिफाई किया गया है। विद इन 7 वर्किंग डेज अगर आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है तो जीएसटी डिपार्टमेंट को इसको अप्रूव करना होगा। अगर नहीं आधार ऑथेंटिकेशन से अप्रूव होता है तो विद इन 30 डेज आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। साथ ही सीनियर ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई गई है और उनको बोला गया है इस मैटर में उनको भी ध्यान देना होगा, और अगर कोई भी ऑफिशियल इन गाइडलाइंस को नहीं मानता तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं, पूरे जीएसटी को लेकर के थोड़ा सा इस तरह की क्लैरिटी लोगों के मन में होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ज्यादा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना भी मुश्किल है। मुझे लगता है अगली गाइडलाइंस उसके ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल, सरेंडर करने तो ऐसे केस आ रहे थे जो आपने बताया कि लोगों के पास नोटिस पे आ रहा है, पेनल्टी आ रही है, जुर्माना दिया जा रहा है, और जबकि सरेंडर कब का कर चुके हैं। तो ये सारी कुछ चीजें जिसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि जीएसटी चुकाने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएसटी के प्रोसेस से लोग ज्यादा परेशान यहाँ पे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ टैक्स गुरु के माध्यम से वित्त मंत्रालय शायद इस पर कुछ संज्ञान लेगा। इस पर चलते हैं हिसार, जहां से चिराग जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिसार हरियाणा में। तो चिराग जी आपको नमस्कार है, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी, मैं पूछा था, मेरा एक वेयर हाउस है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसको मैंने रेंट आउट किया, उसका रेंट है 50,000 पर मंथ। अभी उस पे टीडीएस का कुछ इशू है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली है, जो टीडीएस है वो 2.4 लाख से इंक्रीज करके 50,000 पर मंथ पे कर दिया अगर टीडीएस कटता तो पूछा था हमारा रेंट एग्जैक्ट 50,000 है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? हमारे टेनेंट बड़े कंफ्यूज हैं इसको लेके। आपके जो टेनेंट हैं वो इंडिविजुअल हैं या वो कोई कंपनी एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म है या जिनका ऑडिट होता है? प्रोप्राइटरशिप फर्म है उनकी, इंडिविजुअल है और कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अलावा उन्होंने रेंट आउट कोई नहीं ली हुई। देखिए, ये जो आपने दो चीज़ें बोली हैं ये दोनों अलग सेक्शंस हैं। आप दोनों सेक्शंस में कंफ्यूज हो गए हैं। जो आपने बताया 2.4 लाख से बढ़ के 6 लाख हो गई है, वो उस केस में है जब ये आपके जो टेनेंट हैं ये कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी होते या इंडिविजुअल जिनका ऑडिट होता है। अगर इनका ऑडिट होता है तो इनको 194I में आपका रेंट पे टीडीएस काटना होगा 10%। जो 50,000 की आपने बात की है वो 50,000 पर मंथ का रेंट है, जो अलग सेक्शन में जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका ऑडिट नहीं होता है लेकिन वो कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं जिसका किराया 50,000 से ज़्यादा है पर मंथ, तो उस केस में उनको टीडीएस काटना होगा। और आप ध्यान रखिएगा कि इस टीडीएस का रेट भी अक्टूबर में बदल चुका था। अक्टूबर तक ये रेट 5% था, अक्टूबर के बाद ये रेट 2% हो चुका है। अगर वो पूरा का पूरा टीडीएस आपका मार्च के महीने में काट रहे हैं तो पूरे साल पे 2% का टीडीएस काट के जमा करा, वरना रिटर्न भरते वक्त उनको जमा करने में दिक्कत आएगी। चिराग साहब,
क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? हेलो, मैंने कहा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, मेरे को एक डाउट रहेगा, ये टीडीएस जो हमारे टेनेंट रूटीन से 10% ही काट रहे हैं, जितने भी टेनेंट्स हैं मेरे अलग अलग प्रॉपर्टी पे, सब पे 5% 10% एप्लीकेबल है, 2% एप्लीकेबल है अभी? हाँ, जैसे मैंने बताया दोनों अलग सेक्शन है। अगर वो 10% काट रहे हैं, हो सकता है उनका ऑडिट होता हो। अगर उनका ऑडिट होता है तो 10% ही काटना है उनको, डिफरेंट सेक्शन है उसके लिए, तो वो सही काट रहे होंगे। अगर वो इंडिविजुअल है जिनका ऑडिट नहीं होता तो ये मैंने आपको 2% वाला बताया, अगर 50,000 से ज्यादा का रेंट है जो आपका केस में है। बट अगर वो 10% काट रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ऑडिट होता होगा। उनका ऑडिट होता है, इस वजह से 10% काट रहे हैं। ऑडिट नहीं होता तो फिर आपको 2% ही देना पड़ता है यहाँ पे। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन हमें लगता है कि है नहीं। मुंबई चलते हैं, एसपी वोरा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वोरा साहब नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, बताएं। जी आवाज आ रही है आपकी? हाँ, थोड़ा आई कैन हियर यू बट नॉट वेरी क्लियरली। अच्छा, मेरी आवाज आपको नहीं जा रही है? आप बताएं। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। वेरी फेंट। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, कैन आई टेल यू माय क्वेश्चन? हाँ, आप अपना सवाल बताइए, क्या सवाल मेरा आपके पास? सवाल है, मैंने कि लॉन्ग टर्म एक प्रॉपर्टी बेची है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और मेरे को ये उसका जो टैक्स देने के लिए आई हैव टू फॉलो 2 मेथड, आइदर इंडेक्सेशन मेथड और 12% फ्लैट रेट। हाँ हाँ, तो मेरे को पता करना है कि अगर मैं अपनी रिटर्न अंडर न्यू रिजीम में बेचता हूँ, न्यू रिजीम में डालता हूँ, तो मैं इंडेक्सेशन मेथड यूज कर सकता हूँ? अच्छा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कब बेची है और आप रेजिडेंट हैं कि नॉन रेजिडेंट? है इसे दिसंबर 2024। ठीक है, और आप रेजिडेंट है ना इंडिया में, नॉन रेजिडेंट तो नहीं है? रेजिडेंट। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें न्यू रिजीम का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होती है, इससे रिजीम से कोई लेना देना नहीं होगा। आपने क्योंकि ये प्रॉपर्टी दिसंबर में बेची है और तब तक इसमें चेंजेस हो चुके थे और आप रेजिडेंट हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। यानी कि आप 20% का कैपिटल गेन टैक्स दे सकते हैं, जिसमें आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपने जितने की प्रॉपर्टी बेची माइनस आपने अपने इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप माइनस करके जो बचेगा उसके ऊपर 20% आप दे देंगे। अगर आपको दूसरा ऑप्शन सूट करता है जिसमें 12.5% आपका होगा लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आपके लिए दोनों तरीके हैं सरकार की ओर से, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपका कैपिटल गेन टैक्स कम बन रहा है, आप वो चूज करें। तो रिजीम आपकी उसके बाद देखी जाएगी कि आपकी और कौन सी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपका ओल्ड रिजीम बेटर है या न्यू। इस केस में जब आप कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो अलग कैलकुलेशन होगी, आप उस टाइम पे रिजीम को भूल जाइएगा, क्योंकि ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम में कंसिडर होता है। तो ये इसका रिजीम से कोई लेना देना नहीं है? स्पेशल रेट ऑफ इनकम का किसी भी रिजीम से लेना देना नहीं है। और इस पे जैसे कि अभी हमारे प्रीवियस कॉलर ने भी पूछा, हमने बताया कि इस पे क्लैरिटी ऑलरेडी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है कि स्पेशल रेट ऑफ इनकम में रिबेट भी नहीं मिलेगी, और वो पहले भी कभी भी हमारा जो नॉर्मल इनकम होती है उसका पार्ट नहीं बनती थी। चलिए, तो ये क्लैरिटी है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आपको आना चाहिए। टैक्स रेजिम की वजह से आप अपने हिसाब से चूज करिए कि आपको इंडेक्सेशन में जाना है कि नहीं जाना। आप देख लीजिए किसमें टैक्स की देनदारी कम बनती है। चलिए पुणे चलते हैं, जहाँ से कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार, मैं कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ पुणे से। जी, अपना सवाल बताएं। तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो एलडीसी भी लगता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज करना है? आपका सवाल साफ नहीं होगा, फिर से अपने सवाल को दोहराएंगे? वो घर बेचने के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है ना, हाँ, तो उसमें भरने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना है? अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भरने कौन सा फॉर्म यूज करना है? देखिए, अब जैसे पहले भी अभी एक सवाल इसी पे आया था, अगर आपका कोई और इनकम नहीं है तो अगर सिर्फ कैपिटल गेन इनकम की मैं बात करूं तो आपको ITR 2 भरनी होगी, क्योंकि उसमें आपका कितना मैडम? ITR 2 2 नंबर की जो ITR कैपिटल
क्या टैक्स भरने के लिए बैंक में टैक्स भरना है तो कौन सा चालान भरना है? अच्छा चालान की चालान, बात ठीक है। देखिए, चालान जब आप भरेंगे ऑनलाइन तो आपके पास दो ऑप्शन है। जब आप एडवांस टैक्स अपना फाइल कर रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स का ऑप्शन चूज करना होगा। सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट, यानी कि जब आप रिटर्न से जस्ट पहले जो अपना टैक्स फाइनल कंप्यूट करते हैं उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो एक चालान होता है, चालान 280, उसको आप खोलेंगे। 280 बिल्कुल, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कौन सा असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है, कितना अमाउंट आपको चूज करना है, कौन से हेड में आपका अगर टैक्स है आप उसको बेसिक टैक्स में डाल दीजिएगा। और साथ ही आपसे पूछेगा कि ये एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कर रहे हैं तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आ जाएगा क्योंकि ये साल अब खत्म हो चुका है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कर रहे हैं तो वो एडवांस टैक्स होगा और आप उसको एडवांस टैक्स को चूज करके आप भर दीजिएगा। जब आप चालान पे करने लगेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आप इसको नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं, आप इसको यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। आपके पास फिजिकल चालान को बैंक में लेके जाने की भी ऑप्शन है कि आप उसका प्रिंट आउट लेके बैंक में चले जाएं और अपने चेक से आप इसकी पेमेंट कर दें। चलिए, तो बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने गौरी ने बता दिए आपको जो सहूलियत हो उस हिसाब से करिए। तो गौरी बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके